हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था और मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी बताया था कि अब मैं सिर्फ डीएलएड से रिलेटेड वीडियोस ही नहीं बल्कि 6 to 8 की भी वीडियोस मैं डालूंगी, जिसमें मैं मंडे को डीएलएड की वीडियोस डालूंगी और वेनसडे थर्सडे फ्राइडे को मैं 6, 7, 8 की एसएसटी की वीडियो डालूंगी और संडे को मैं संस्कृत की वीडियो डालूंगी। यानी कि संस्कृत के चैप्टर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है। तो वेनसडे यानी कि कल मैंने आपको 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। आज 7th क्लास की बारी है। 7th क्लास में मैं आपको चैप्टर 6 जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अब भी बताती हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश मीडियम के हैं या फिर आप हिंदी मीडियम के हैं, मीडियम से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं वो बस ट्रांसलेटेड होती हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, बट उनका कंटेंट, उनका एग्जाम्पल, उनका सब कुछ जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड, अगर वो स्टोरी दिखा रहे हैं या फिर वो कोई टॉपिक दिखा रहे हैं, वो सब भी बिल्कुल सेम होता है। ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इंग्लिश की पीडीएफ यूज़ करके मैं आपको हिंदी में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ मीनिंग समझना है और वो मीनिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी, और जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करूँगी। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको सच में वीडियो पूरी देखनी है तो आप लोग अपने साथ बुक, पेन या हाइलाइटर, पेंसिल जो भी लेके बैठना है आप वो बैठना, क्योंकि जो सुनने से हमें समझ नहीं आएगा, हम साथ में जब तक उसे मार्क नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन नहीं करेंगे, तो हमें बाद में प्रॉब्लम होगी, हम वो वैसे ही भूल जाएंगे। सिर्फ सुन के हम प्रॉपरली याद नहीं कर सकते। तो साथ साथ में कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवा भी सकती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, और अंडरलाइन तो मैं करवाऊंगी ही करवाऊंगी। ठीक है। तो इसलिए आप लोग रेडी होके बैठना। तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है कि एनसीईआरटी जो होता है उसमें सबसे एक अच्छी चीज़ ये है कि वो स्टोरीज़ के थ्रू हमें एक्सप्लेन करती है, ताकि हम अपने रियल लाइफ से जुड़ पाएँ, ताकि हम उस जगह अपने आप को रख के देख पाएँ और हम लोग इमेजिनेशन कर पाएँ। तो जैसा जैसा मैं स्टोरी पढ़ूंगी आप लोग को वैसा वैसा इमेजिन करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. यानी कि सलीमा एक लड़की का नाम है। उसके स्कूल के थ्रू एक समर कैंप ऑर्गेनाइज हुआ होगा। आप लोगों के स्कूल्स में भी कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, पिकनिक ट्रिप्स मान लो, बल्कि एक्सकर्जन जिसको बोलते हैं, यानी कि एजुकेशनल ट्रिप जो होती है। ठीक है। तो वो मनाली गई है। देखो, ये भी हमें याद रखना है कि मनाली कहाँ पे है। तो सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है मनाली हिमाचल प्रदेश में है। तो वो अपने क्लासमेट्स के साथ वहाँ पे गई थी। शी रिकॉल्ड हाउ surprised she was to see the changes in landforms and natural vegetation as bluffs climbed higher and higher। तो ठीक है। तो जैसे कि वो सरप्राइज क्यों हुई थी, क्योंकि उसने चेंजेस देखे थे। चेंजेस किस में देखे थे? लैंडफॉर्म्स में। जैसे कि लैंडफॉर्म होता है तरीका, जैसे कि कितने 6 लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका है, कोई प्लेन है, कोई डेजर्ट का इलाका है। तो अभी वो कहाँ गई है? एक पहाड़ी इलाके पे गई है। और वो नेचुरल वेजिटेशन यानी कि ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे जो कि खुद होते हैं, जिनको हम नहीं उगाते, जो नेचर में, जो प्रकृति में खुद उग जाते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ की वजह से, जैसे चिड़िया ने कोई दाना लिया, वो बीज लिया और उसने कहीं और छोड़ दिया, तो वहाँ पे क्या होगा? पेड़ अपने आप उगेंगे। जैसे कि हम घर में पौधे उगाते हैं तो वो हमने उगाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो पेड़ पौधे खुद उगे हैं, तो वो उनको देख के भी बहुत ज़्यादा हैरान हैरान थी, सरप्राइज थी। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टाक टीक स्लोली डिसअपियर्ड। तो उसने देखा कि जैसे जैसे वो ऊपर जाती जा रही है पहाड़ों में, तो साल का पेड़ और टीक का पेड़ जो है वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, यानी कि पहाड़ों पे वो नहीं मिले। शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप कैनोपीज ऑन द माउंटेन शेप्स स्लोप्स। तो उसने क्या देखा? जैसे जैसे वो ऊपर जाती जा रही है तो उसने लंबे लंबे पेड़ देखे। ठीक है। और उनकी वो पेड़ कैसे दिखते थे मैं आपको दिखा देती हूँ अभी ड्रॉ करके। वो पेड़ ऐसे दिखते थे, यानी कि कोन शेप वो पेड़ दिखाई देते थे, और वो भी बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे। ठीक है। तो इस टाइप के कुछ उसे पेड़ दिखाई दिए वहां पे जब वो गई थी। शी कुड सी टॉल ट्रीज, ये हो गया शेप। कैनोपीज, कैनोपीज मतलब लंबे लंबे पेड़ जो उसे दिखाई दिए थे। शी लर्न दैट दोज वर कैनीफॉरेस्ट ट्रीज। अब उसे पता चला कि वो कॉनीफॉरेस्ट ट्रीज होते हैं। अब कॉनीफॉरेस्ट ट्रीज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ।
देखिए आपको दिख रहे होंगे कॉनिफरस ट्रीज, यानी कि जिनकी कोन शेप हो, यानी जो ट्राइंगल शेप की हो। तो ये अलग अलग टाइप के कॉनिफरस ट्रीज हैं। ये आपको दिख रहे होंगे कि ट्राइंगल शेप फॉर्म कर रहे हैं, तो वो ट्रीज उसे वहाँ पे दिखाई देते थे। अब देयर वर द रोडेंड्रॉन्स, इसका यह मतलब है ये एक रेड ट्री बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन ये रेड ट्री नहीं होते। इस पे रेड या पिंक कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्री जो होता है वो रेड दिखता है। देखो जिसमें नीचे पिक्चर्स दी हुई है, ऐसे फ्लावर्स लगते हैं, तो ये रेड और पिंक हमें ट्रीज दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो भी उसने वहाँ पे देखे थे। Up from Manali's, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. अब वो जैसे मनाली से रोहतांग पास हमें क्रॉस करके जाना होता है, तो उसने क्या देखा कि उस कई जगह छोटी छोटी घासें उगी हुई हैं, और वहाँ पे कई जगह बर्फ़ भी गिरी हुई है। ठीक है, हिली एरिया है, हिली एरियाज़ में आप लोगों को पता होगा पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ गिरती है। फ्रॉम सालिमा's ऑब्जर्वेशन वी समराइज दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। यानी कि हम इससे क्या, ये आप लोग अंडरलाइन कर लो, वी समराइज। ठीक है, यहाँ से लेके आप वेजिटेशन तक अंडरलाइन कर लो भी, कि हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे क्लोज रिलेशन होता है। यानी कि जैसा जितनी हाइट पे हम जाएंगे उतना ही हमें अलग तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोग, अगर अभी मैं दिल्ली की बात करूँ, तो दिल्ली में हमें कोन शेप ट्रीज दिखाई नहीं देते, लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे पहाड़ी इलाकों में, वो हमें क्यों दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि जो बर्फ़ होती है ना, वो पेड़ों पे गिरती है और उसकी शेप जो ऐसी क्रिएट कर देती है कि वो ट्राइंगल शेप के हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें वैसे दिखाई देंगे। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है हाइट की वजह से, हम हाइट से रिलेशन में हमें अलग अलग वेजिटेशन, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे भी दिखाई देने लगते हैं। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन, यानी हाइट के साथ साथ मौसम बदलता है और उस वजह से वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे भी बदल जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब देखो वो कैसे उगेंगे, उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये किस वजह से, देखो किसी जगह ज़्यादा टेम्परेचर है यानी ज़्यादा गर्मी है, किसी जगह कम टेम्परेचर है यानी कि ठंड है, किसी जगह बारिश ज़्यादा होती है यानी बहुत मॉइस्चर वाला एरिया है, किसी जगह कम बारिश होती है। तो इस वजह से भी प्लांट्स वहाँ उगते हैं। जैसे कैक्टस प्लांट होते हैं, वो डेजर्ट एरिया में उगते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी कम होता है, बारिश कम होती है और टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी प्लांट्स जो होते हैं वो भी डिपेंड भी करते हैं टेम्परेचर पे भी और मॉइस्चर पे भी। ये भी अंडरलाइन करो, अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी कि टेम्परेचर से, मॉइस्चर से और हाइट से नेचुरल वेजिटेशन इफेक्ट होती हैं। इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल, और सॉइल की वजह से भी हमारी वेजिटेशन डिपेंड करती है कि ऐसे सॉइल में कैसी वेजिटेशन होगी। The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because the variation in this factor। तो अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग दिखाई देते हैं पेड़ पौधे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रीज़न भी पूछ सकते हैं, तो रीज़न है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स। तो ये दीज फैक्टर्स यानी इन कारणों की वजह से हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। किन किन की वजह से, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, या फिर हाइट हो गया। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इज जर्नली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो अब हम 3 कैटेगरीज में इसे डिवाइड करते हैं, और उन कैटेगरीज के बारे में मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। सो 3 कैटेगरीज होती हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और शर्ब्स। तो देखो सबसे पहले फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पे टेम्परेचर यानी कि गर्मी भी ज़्यादा हो, मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं, गर्मी और मिक्सचर हो, मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट मिल सके पेड़ों को उगने के लिए, और रेनफॉल भी ज़्यादा हो, ताकि जब रेनफॉल ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उग पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगते हैं उसको ही हम फॉरेस्ट कहते हैं। यानी कि कुछ एक ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हो, उसी एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं। यानी जंगल वही होता है जहाँ पे चार पांच, कह रही हूँ गलती से मैंने बोला, 4-5 नहीं बल्कि काफ़ी सारे पेड़ एक साथ उगते हैं। ठीक है, अब है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ज़्यादातर ग्रास ही हमें पाई जाती है, और ये कहाँ पे होता है, जब मॉडरेट रेन होती है, यानी रेन ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, क्योंकि ज़्यादा होगी तो वो फॉरेस्ट हो जाएगा, और अगर कम होगी तो वहाँ पे श्रब उगेंगे। श्रब्स क्या होते हैं, कांटेदार जैसे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमें कैक्टस वगैरह हो गए। तो ये ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ सूखा पड़ा होता है, यानी कि जहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, सलीमा वॉज शेयरिंग, ये आपको ऊपर के जो 3 पॉइंट्स है ना, ये भी अंडरलाइन कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of variety of vegetation in different parts of different continents. He mentioned about the coniferous forest in subpolar regions, thorny bushes in desert, thick tropical hardwood फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन्स एंड मैनी मोर. अब जैसे शालीमा आई, हम लोगों का भी नेचर होता है कि हम कहीं से आते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को आके डिटेल देते हैं कि हमने ये देखा वो देखा. तो वो भी ऐसे ही कर रही थी, वो अपने फादर को एक्सप्लेन कर रही थी, अपना एक्सपीरियंस बता रही थी. तो उसके जो फादर थे उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे वो घूमे थे, वर्ल्ड में वो कहीं जगह घूमे थे, तो उन्होंने भी उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा. अब देखो यहाँ से अभी मैं आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ. ही मेंशन जो जहाँ से लेके यहाँ तक मेन मान लो आप, ठीक है, यहाँ से लेकिन यहाँ तक ना आप पूरा हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन करना है ना वो कर लो, क्योंकि ये बाद में आप पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब काम आएंगे. ठीक है. अब देखो, ही मैंशन अबाउट कॉनिफॉरस फॉरेस्ट इन सब पोलर रीजन. उन्होंने कॉनिफॉरस फॉरेस्ट के बारे में बताया जो सब पोलर रीजन होता है, यानी पोल्स के पास जो होते हैं रीजन, वहाँ पे कॉनिफॉरस फॉरेस्ट होते हैं. उनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कोन शेप के होते हैं, ट्राइंगल शेप के, वो ऊपर से दिखाई देते हैं. और उन्होंने बताया थॉर्नी बुशेस यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, डेजर्ट में. थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे हमें फॉरेस्ट मिलते हैं. उन्होंने ये सब बताया. सालिमा रियलाइज द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन्स. अब देखिए इक्वेटर क्या होता है. देखो जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ का जो मिडल पार्ट होता है ये इक्वेटर होता है, जहाँ पे सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा आती हैं, यानी कि इस पर स्ट्रेट उस पर गिरती हैं. इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. और ये जो है ऊपर, ये जो मैंने ऊपर अभी अंडरलाइन करा है, और नीचे ये पोल्स हैं. तो वो कह रही थी सालिमा ने ये ऑब्जर्व करा. हम ये भी लिख, ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है. देखते हैं उसने क्या ऑब्जर्व करा कि जो हिमालय में जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं हमें ज़्यादातर पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हमें काफ़ी सारी स्पीशीज़ दिखाई देती है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहाँ पे स्पीशीज़ हमें ज़्यादा दिखाई दे सकती है. देखिए 6 से लेके ऐसी हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है जहाँ सिर्फ जो मैम क्वेश्चंस लिखवाती है नोटबुक में या जो बुक के पीछे क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आते, बल्कि आपके चैप्टर के बीच में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिन पर हमने ध्यान भी नहीं दिया होगा. कुछ लोग सोचते हैं ये स्टोरीज़ है, इसको पढ़ना, स्टोरी है ये, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी तक देखो हमने स्टोरी में ही कितना सब पढ़ लिया. ठीक है. अब देखो आगे देखते हैं. द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन कैसे होंगे वो किस पे निर्भर करेगा, क्लाइमेट की कंडीशन पे, यानी कि मौसम पे डिपेंड करेगा. लेट अस नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग देयर. यानी कि अब हम इन टाइप्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग वेजिटेशंस के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे कैसे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे कैसे जानवर रहते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि जो हमेशा ग्रीन रहे. हमेशा ग्रीन का मतलब है जैसे पतझड़ का मौसम आता है जिसमें पत्ते झड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है सारे पत्ते झड़ जाते हैं. लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिसमें सारे पत्ते एक साथ नहीं झड़ते. पहले कुछ पत्ते झड़ेंगे एक पेड़ के, फिर वो वापस आ जाएंगे. तो वो जो एरिया होता है ना वो हमेशा ग्रीन ग्रीन ही हमें दिखाई देता है. तो ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत गर्म इलाका होता है, यानी कि इक्वेटर के पास होता है और ट्रॉपिक्स के पास होता है. ठीक है, ये नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स, तो इसलिए इसका नाम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है. एवरग्रीन मतलब ये हमेशा ग्रीन रहते हैं. ये ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के पास होते हैं, इसलिए इसका नाम ट्रॉपिकल एवरग्रीन है. ठीक है. अब देखो मैं जो जो अंडरलाइन करूँगी आप लोग भी वो अंडरलाइन करना. देखो ये कहाँ पे होते हैं, नियर इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स यहाँ पे होते हैं. ठीक है. दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल. तो ये गर्म इलाके होते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी बारिश होती है, पूरे साल होती है बल्कि यहाँ पे बारिश. ठीक है. कोई यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होता. तो ट्रीज जो होते हैं वो एक साथ अपने पत्ते नहीं झाड़ते. दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. इस वजह से इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इन द डे टाइम. तो इतने घने जंगल होते हैं ना कि जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी होती है, वो अंदर तक जा नहीं पाती. तो सनलाइट जो है वो नहीं जा पाती. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा घने हैं. हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एम्बोनी, महागनी आर फाउंड हेयर. तो यहाँ पे ये सारे हमें प्लांट्स पाए जाते हैं. देखो नीचे है
हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महागनी, ये सब ट्रीज जो है या ठीक है, ये सब हमें वहाँ पे मिलते हैं। अब है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये भी ट्रॉपिक्स के पास होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। यानी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप इसको भी अंडरलाइन कर लो, मैं भी दिखा देती हूँ आपको। देखो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं सबसे पहले तो, यानी कि बारिश के सीज़न में हमें मिलेंगे। और ये कहाँ पे? इंडिया में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। इसमें सीजनल चेंज होते हैं, यानी सीज़न पे डिपेंड करता है। जैसे एवरग्रीन होता है वो तो हमेशा ग्रीन रहता है, लेकिन ये सीज़न पे डिपेंड करता है। ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, ट्रीज के पत्ते झड़ जाते हैं सूखे मौसम में, जब गर्मी का मौसम होता है तो पत्ते झड़ जाते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन, देखो ये अंडरलाइन करना भूल गई मैं, इन ड्राई सीजन, ठीक है। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साग, देखो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, शीशम, नीम, टीक और साल का पेड़ यहाँ पे पाया जाता है। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, अब हम इनसे क्या क्या कर सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन में जो भी सामान यूज होता है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट, लंगूर्स, मॉन्कीज, ये यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, ये सारे पाए जाते हैं, ये एनिमल्स हैं। तो देखिए हम ना वैसे समझ के करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ लर्न ही करना है, हम समझ के अगर नाम से ही समझना चाहें ना तो नाम से भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे ट्रॉपिकल ऊपर हमने पढ़ा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो हमें ये समझ आया कि ट्रॉपिक्स के पास होते हैं और हमेशा गर्म एवरग्रीन रहते हैं, यानी कि इसके पत्ते नहीं झड़ते। और ट्रॉपिकल डेसिडियस में क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं ड्राई सीजन में। अब है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं, यानी कि लैटिट्यूड्स के बीच वाले इलाकों में पाए जाते हैं। और यहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे हार्डवुड भी मिलती है, मोटी लकड़ी भी मिलती है और सॉफ्ट भी मिलती है, जैसे कि ओक का पेड़ हो गया, पाइन का हो गया, यूक्लिप्टस का हो गया, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, देखो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, जैसे कि हम लैटिट्यूड्स के ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, लैटिट्यूड्स में और ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमें और डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले, यहाँ पे हमें सब मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब ये अपने पत्ते झाड़ते हैं ड्राई सीजन में, यानी कि गर्मी के सीजन में। और यहाँ पे हमें कौन से प्लांट्स मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे, ओक, ऐश, बीच के यहाँ पे हमें प्लांट ट्रीज दिखाई देंगे। और यहाँ पे जानवर होंगे, डियर जैसे हो गया, फॉक्स हो गए, वुल्व्स हो गए, ये सारे हमें दिखाई देंगे एनिमल्स। और बर्ड्स भी हमें यहाँ पे काफ़ी सारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब अंडरलाइन कर लेना, ये सब पूछते हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन हो सकता है, ब्रीफली डिस्क्राइब टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, तो उसमें आपको ये बताना होगा कि कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, यहाँ पे कैसे पेड़ उगते हैं, बर्ड्स कौन सी पाई जाती है, एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, पत्ते ये अपने झाड़ते हैं कि नहीं, और झाड़ते हैं तो कौन से सीज़न में, और अगर नहीं झाड़ते तो क्यों नहीं। तो ये सब हमें बताने होंगे 5 to 6 पॉइंट्स। अब देखो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, तो हमें मेडिटेरेनियन वेजिटेशन याद रखना है, मेडिटेरेनियन सी से, तो जो कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया में है, और उसी के पास ये वेजिटेशन होती है और इसी से इसका नाम मिला है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल से बस इतना जानेंगे कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में क्या होता है, समर्स में एकदम ड्राई क्लाइमेट होता है, और विंटर्स में यहाँ पे बारिश होती है, मॉनसून होता है, ठीक है। दीज रीजन्स आर मार्क बाय हॉट ड्रमर्स, हॉट ड्राई समर्स, यही अभी मैंने बताया, और माइल्ड रेनी विंटर्स। सिट्रस फ्रूट, सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज, ऑलिव्स, ग्रेप्स, यहाँ पे सारे पाए जाते हैं, यहाँ पे उगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, जब जानवर वगैरह यहाँ पे ज़्यादा पाए नहीं जाते, ठीक है। फॉरेस्ट, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। तो ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, हायर लैटिट्यूड्स में, यानी ज़्यादा ऊंचाई में मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा, ये भी अंडरलाइन कर लो, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा, टाइगा भी कहा जाता है।
ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हायर लैटिट्यूड्स में ये हो गया। द ट्रीज विच सालिमा फाउंड इन हिमालयन एविडेंस, जो सालिमा को भी मिले थे, ये बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड, इनकी लकड़ी सॉफ्ट होती है और एवरग्रीन होते हैं, यानी कभी इनके पत्ते एक साथ नहीं झड़ते। इनकी लकड़ी क्या होती है? इनकी लकड़ी पेपर वगैरह बनाने में, जैसे न्यूज़ प्रिंट होते हैं, माचिस के बॉक्सेस होते हैं, मैच बॉक्सेस होते हैं, या बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और हमें क्या मिलता है? फॉक्स, पोलर बियर, ये सब हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो बस इतना। देखो कॉनी फॉरेस्ट, मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था कि इनकी शेप कैसे होती है, यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है, तो बर्फ़ गिरने की वजह से क्या होता है, इन ट्रीज़ की शेप जो है वो ट्राइंगल हो जाती है। हाँ, तो ये देखो कॉनी फॉरेस्ट इसमें भी इन्होंने दिखाया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी ग्रासलैंड के अंदर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होती है? देखो ट्रॉपिकल मतलब आपको समझ आ गया होगा कि इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक्स के पास होती है। और इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो नॉर्मल होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। तो ये छोटी छोटी घास होती है ना, 3-4 मीटर तक की घास जो होती है उसको ग्रासलैंड बोलते हैं। देखो ग्रास से ही हमें मतलब समझ आ रहा है, ग्रास उगती है यानी कि ज़्यादा बारिश नहीं होती होगी। ये अफ्रीका में ज़्यादातर पाए जाते हैं, हमें ऐसे ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड, ये सब जानवर पाए जाते हैं। तो पूरा पैराग्राफ ही आप टिक ही कर लो क्योंकि ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अब टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है? टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं, यानी कि लैटिट्यूड एरिया में पाए जाते हैं। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस, यानी कि यहाँ पे जो ग्रास होती है वो एनिमल्स अगर खाएं तो उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहाँ पे बफेलोज हो गए, बाइसन्स हो गए, एंटीलोप्स हो गए, ये सारे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ये भी पूरा आप टिक ही कर लो। थॉर्नी बुशेस भी टिक कर लो क्योंकि ये भी पूरा ही इंपॉर्टेंट है। थॉर्नी बुशेस में अब क्या होता है, ये डेजर्ट इलाके यानी कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, ऐसे इलाकों में उगते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कैक्टस वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे स्नेक्स, लिजर्ड्स वगैरह ये सब पाए जाते हैं, ये सब एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। कैमल्स हो गए। ठीक है, अब इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर हम पोल्स पे जाएंगे, पोल्स यानी कि मैंने अभी आपको बताया था अर्थ का टॉप या बिल्कुल बॉटम का पार्ट, बिल्कुल नीचे का पार्ट जो होता है वो पोल्स होता है। अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है। जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वहाँ पे बहुत कम होते हैं, मतलब पेड़ पौधे, एनिमल्स वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं। ओनली मॉसेज एंड लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल शर्ब्स आर फाउंड देयर, मतलब मॉसेज, लाइकेंस और छोटे छोटे शर्ब्स हमें वहाँ पे मिलते हैं। बहुत कम टाइम के लिए गर्मी होती है, ऐसा नहीं है कि 4 महीने के लिए गर्मी है, 5 महीने के लिए गर्मी है। वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए गर्मी होती है और ये सब इन सब को बोलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन, यानी कि जब बहुत कम टाइम के लिए गर्मी हो, बहुत कम वेजिटेशन हो। ठीक है, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन बहुत मोटी होती है, जैसे कि पोलर बियर यहाँ पे होता है, आर्कटिक आउल होता है, इनकी स्किन क्या होती है, बहुत मोटी होती है ताकि ये ठंड से बचे रहे। ठीक है, हर फादर, अब देखो सालिमा की बात आ गई। इन सम ऑफ द देखो सालिमा से पढ़ते हैं। सालिमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट, यानी कि उन्होंने घने जंगलों की फोटो उसको दिखाई थी। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ सालिमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट। उसने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पेड़ को कट कर रहे हैं। उसके फादर ने फिर उसे एक्सप्लेन करा कि वो यहाँ पे अपनी लाइफ, मतलब यहाँ पे कुछ बनाने के लिए, घर वर बनाने के लिए या फिर कोई फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए कट कर रहे हैं। ठीक है, तो सालिमा सोचने लग गई कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो यहाँ के रहने वाले एनिमल्स कहाँ जाएंगे। तो उसके माइंड में कहीं कहीं सारे सारे क्वेश्चंस आ गए। तो उसको लगा कि हमारे पास ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, फ्रूट्स की, ठीक है, इन सब की कमी हो जाएगी और हमें फ्यूचर में आगे प्रॉब्लम होगी। तो फिर यही हमें इससे समझ आता है कि ये जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है, इनके ना होने से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इसके साथ हमने अपना चैप्टर कंप्लीट करा है। कल है 8th क्लास का नंबर, तो 8th क्लास का हम देखते हैं हमें क्या करना है। हिस्ट्री, जोग्राफी या सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी करना होगा वो हम करेंगे। सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग एजुकेशन वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।